नमस्कार, आधार लाइव पर आपका स्वागत है। मैं हूं संजय भारद्वाज और हमारे साथ आज आप देख रहे हैं चाय पर चर्चा कार्यक्रम। चाय पर चर्चा कार्यक्रम में आज मेरे साथ में जो शख्स बैठे हुए हैं, वैसे तो वह किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन आज विशेष तौर पर हमने उनको इनवाइट किया है क्योंकि उनके जो जीवन के संघर्ष हैं, मैं आज उनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। छात्र राजनीति से लेकर के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बनने तक श्री डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी ने जिस तरीके की मेहनत की है, वो मेहनत न सिर्फ काबिल तारीफ है, बल्कि उनकी सबसे बड़ी खासियत मुझे जो नजर आती है वो है साइलेंट होकर के काम करना और उसका परिणाम देना। ऐसे कई मौके आए जब उनके ऊपर कई लोगों ने आरोप प्रत्यारोप तो लगाए, लेकिन उन्होंने उसका जवाब उसी तरीके से दिया जैसे सचिन तेंदुलकर अपने बैट से देते थे। तो हमारे साथ में है कांग्रेस के जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा जी। सबसे पहले मैं आधार लाइव पर उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार शर्मा जी, वैसे तो हमें पता है कि आपने छात्र राजनीति से शुरुआत की थी, लेकिन हमारे जो युवा दर्शक हैं जो पहली बार शायद इस कार्यक्रम को हमारे टीवी पर जब देख रहे होंगे, तो वो जरूर जानना चाहेंगे कि देवेंद्र शर्मा जी ने छात्र राजनीति से निकल करके कैसे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बने। वो तो मैं चाहता हूं कि शुरुआती चरणों में जो आपका संघर्ष रहा है और छात्र राजनीति का जो आपका ये कैरियर रहा है वो कैसे रहा। मेरा जो कैरियर है वो छात्र राजनीति से शुरू हुआ और इस ग्वालियर का जो सबसे बड़ा महाविद्यालय महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज में मैं सबसे पहले 82-83 में अध्यक्ष बना। उसके बाद मैंने लगातार NSUI में रहते हुए इस विश्वविद्यालय के अध्यक्ष चुन के दिए 86 तक, और मेरे को यहाँ पहले ग्वालियर परिक्षेत्र का अध्यक्ष बनाया, फिर उसके बाद प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया। तत्पश्चात उसके बाद फिर मैं यूथ कांग्रेस में आया। यूथ कांग्रेस में भी प्रदेश में जनरल सेक्रेटरी के रूप में काम किया, और उसके बाद मैं जो है हमारे यहाँ जो नगर निगम का चुनाव 94 में हुआ, उसमें कांग्रेस ने कोई सिंबल नहीं दिया था किसी को भी। तो कांग्रेस ने जब सिंबल नहीं दिया तो मैंने भी चुनाव लड़ा 2 पत्ती पर, और 2 पत्ती पर चुनाव लड़के लगभग 1400 वोटों से अपने वार्ड में चुनाव जीता। ऐसे ये मेरा राजनीतिक सफ़र हुआ। उसके बाद जो है ज़िले में महामंत्री के रूप में बना रहा। फिर उसके बाद सिंधिया जी ने मुझे अध्यक्ष का जो कार्यभार सौंपा। सिंधिया जी मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया या माधवराव सिंधिया जी? नहीं, 2018 में जो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे उस समय, माधवराव सिंधिया जी 2001 में चले गए हम लोगों को छोड़ के। उसके बाद 2018 में जब मैंने कार्यभार संभाला तो सिंधिया जी की इच्छा थी कि शहर की जो अपन सीटें नहीं जीतते कांग्रेस, ये तीनों सीटें जीतनी चाहिए। मैंने उन्हें आश्वस्त किया और मैं अपने काम में लग गया। उसके बाद हम इस शहर की तीनों सीटें पहली बार जीते, और जीतने के बाद सिंधिया जी को लगा कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसका जो साइलेंट काम है वो सामने आया है। उसके बाद आपको मालूम ही है कि सिंधिया जी छोड़ के चले गए, और जब सिंधिया जी, यहीं पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सिंधिया जी जब छोड़ करके चले गए और सिंधिया जी ने ही आपको, जैसा अभी आपने बताया कि अध्यक्ष बनाया था, तो उस समय सिंधिया जी की तरफ से कोई आपके पास मैसेज आया था कि आप भी मेरे साथ आ जाइए? निश्चित रूप से जब मेरे को अध्यक्ष बनाया था तो उनके सभी साथ वाले सब जा रहे थे, तो मुझसे भी उनने कहा, लेकिन मैंने कहा मैं विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ और मैं पार्टी नहीं छोड़ पाऊँगा। और उनके जाने के बाद आपको मालूम ही है किस तरह से फिर एक बार कांग्रेस जो कमज़ोर हुई थी उसको मजबूत करने में लग गया, और निरंतर जो प्रयास रहा यही रहा कि किसी भी तरह कांग्रेस यहाँ ग्वालियर में मजबूती से खड़ी रहे, और मेरा प्रयास सफल भी हुआ। जो उपचुनाव हुआ उसमें 2 जगह उपचुनाव हुआ था ग्वालियर में, एक ग्वालियर 15 प्रद्युमन सिंह की सीट पे, एक मुन्ना लाल गोयल जी की सीट पे। उसमें एक सीट हम लोगों ने जीती, एक किन्हीं कारणों से हारे। तो लेकिन फिर भी हमें संतोष था कि हमारी इतनी सब कमी पूर्ति होने के बाद भी हम लोग
एक बार फिर अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाए कांग्रेस की। उसके पश्चात आपको मालूम ही है जो चुनाव हुआ 2023 में, 2023 में ग्वालियर पूर्व की सीट फिर जीते। ग्वालियर दक्षिण भी कोई ज़्यादा मतों से नहीं आ रहे हम, 2400 वोट मात्र, लेकिन हमें उम्मीद थी कि हम वो भी जीतेंगे। तो ये सारी परिस्थिति रही। इस बीच में जो महापौर का चुनाव हुआ वो भी आपको मालूम है 57 साल से कांग्रेस का महापौर ग्वालियर में नहीं बना था। हम लोगों ने शुरू से एक बात कही थी, जब मैं 2018 में बना था तभी मैंने ये बात बोली थी कि हम इस बार ग्वालियर की सरकार अपनी सरकार बनाएंगे, और वो भी ईश्वर ने ऐसी कृपा करी कि मेरे नेतृत्व में आज ग्वालियर में महापौर कांग्रेस की बनी बैठी हैं। तो ये सारी चीज़ें रहीं, और इसमें एक बार मैंने अपने मिसेस के लिए महापौर का टिकट मांगा था, लेकिन पार्टी ने नहीं दिया। तो मैंने उसको ये समझा कि चलो अपने को पार्टी देखना है, और मैं लगा रहा, और वो उसका लगे हुए उसका परिणाम मिला। अभी भी लगा। अभी जो लोकसभा का टिकट मैंने मांगा है वो सिर्फ इसलिए मांगा कि एक आपको मालूम है कि ये पूरा स्टारों का खेल है राजनीति, और राजनीति में जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने ज्योतिष शास्त्र में उसमें भरोसा करते हैं। तो एक मेरे को अंक ज्योतिष के ज्ञाता मिले थे 98 के बाद। तो उनको मैंने एक बार पूछा, मैंने कहा कि सर मैं राजनीति में मेरा कोई भविष्य है, मैं विधायक बनूंगा? तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं बेटा, उनने अपने अंक ज्योतिष से निकाल के बोले कि विधायक नहीं तो सांसद बनेगा। अच्छा। तो इसलिए मैंने विधायक का टिकट ही नहीं मांगा। तो मैंने कहा चलो जब सांसद का आएगा मौका तब मांगेंगे। इस बार आपने मांगा है? इस बार मैंने मांगा है टिकट पार्टी। इस बार जो पेच फंसा हुआ है कि पूरे भारत के अंदर कांग्रेस की 3-4 लिस्टें आ गई हैं और सभी प्रत्याशी लगभग घोषित हो गए, खंडवा, मुरैना और ग्वालियर को छोड़ करके। अभी 2 नाम आज ही आए हैं, जो मथुरा से है वो भी प्रत्याशी हो गए और सभी जगह लगभग हो गए। तो क्या कारण है कि अभी तक है ना कांग्रेस ग्वालियर को लेकर के, मैं कहूँ ग्वालियर एक बड़ा केंद्र है और हमेशा चर्चाओं में भी ग्वालियर रहता है, तो यहाँ का नाम घोषित नहीं हो पा रहा है? मतलब पेच कहाँ फंसा है? मतलब आपने नाम डाला इसलिए पेच फंसा हुआ है या कुछ और कारण है? मेरी बात आप पूरी नहीं सुनी। तो उनने 2 बातें कही थी मुझसे। अच्छा। उनने एक बात कही कि बोले तुम्हें राष्ट्रपति जी सम्मानित करेंगे। जी। तो मुझे लगा, मैंने कहा मेरे को क्यों करेंगे? जी। मैं कोई खिलाड़ी हूँ नहीं, मैं साहित्यकार हूँ नहीं, जी। तो मुझे क्यों सम्मानित करेंगे? लेकिन उनने कहा बोले लिख ले तू ये दोनों चीज़ें। मैं तो ज्योतिष जो देख रहे थे उन्होंने बोला। तो मैंने, अब वो तो चले गए 2003 या 4 में एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद राष्ट्रपति जी आए जब यूनिवर्सिटी में, तो मेरे पे एक पत्र प्राप्त हुआ कि आप जो है अपने वो चोंगे के लिए पैसे जमा करा दो, आपको डिग्री दे रहे हैं पीएचडी की राष्ट्रपति जी। अच्छा। तो वो जो सम्मान मिला तो मेरे को तब उनकी भी याद आई कि अब्दुल कलाम आज़ाद जी जब आए थे तब मुझे याद आई कि वो भारद्वाज जी कह गए थे, वो बात सत्य हो गई। फिर उसके बाद मैं भूल गया उनकी कही हुई बात। फिर लगातार अभी निरंतर चलता रहा, जिस चुनाव आए इसमें सबने टिकट मांगे, मैं अपने शांत रहा। फिर जब ये लोकसभा की बात आई तो ऐसे सरकमचांसेस बनने लगे कि जब हमारे अरुण यादव जी आए उनने पूछताछ की कौन कौन टिकट मांग रहा है, तो ग्वालियर में जो है हम 2 ही लोग थे, एक रामसेवक बाबू जी। पूरे सब लोगों से उनने राय शुमारी करी, सबने एक ही बात कही कि ये 2 लोग में से किसी को भी दे दो। तो जब 2 नाम आए तो अपने आप चूँकि कार्यकर्ताओं ने मेरा नाम लिया तो मुझे उनकी फिर वो बात ध्यान आई भारद्वाज जी की, कह रहे वो कह गए थे ऐसी परिस्थिति बन रही है। और एक पूरा भी हो चुका है? एक पूरा हो गया। तो फिर अब संभावना है दूसरे के भी पूरा होने की? निश्चित रूप से इसी वजह से शायद अटका हुआ है मामला कि हो सकता है। केंद्रीय स्तर पर जो बड़े नेता हैं और खास करके मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, ऐसे किसी बड़े नेता से भी आपका संपर्क अभी हो रहा है? कुछ फोन वगैरह आपके पास आए हों जो आपसे पूछना चाह रहे हो कि क्या आपकी इच्छा है क्या? नहीं, मेरे से बात हुई है, सबसे बात हुई है, सबको मैंने बता दिया
कि मैं चुनाव अच्छा लड़ूंगा, कार्यकर्ता मेरे साथ खड़ा है और इसीलिए इतना विचार हो रहा है कि अब जो है किसका किया जाए। शर्मा जी, बड़ा लंबा अनुभव है चुनाव लड़वाने का, आपको अपने प्रत्याशियों को जितवाने का, और आपने हर बार उसमें सफलता भी पाई है। जैसा कि अभी आप स्वयं बता रहे थे कि सिंधिया जी के जाने के बाद भी आपने चुनाव जितवाए हैं, और ये प्रत्यक्ष हम देख भी रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस ने ग्वालियर चंबल संभाग में, खास करके जब पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा का परचम लहरा रहा था, तब ग्वालियर चंबल संभाग में कहीं ना कहीं कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जो भाजपा को अच्छी खासी फाइट दे रही थी, और उसमें निश्चित तौर पर शर्मा जी का योगदान है। ऐसे योगदान को नजरअंदाज कैसे किया जा सकता है? नहीं, नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा है, इसीलिए तो इतने दिन रुका हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो है जो ब्रेक लगा हुआ है, डिसीजन नहीं हो पा रहा, उसमें एक ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, जो बाकी के दो नाम और हैं, एक रामसेवक सिंह बाबूजी और प्रवीण पाठक का भी बीच में नाम आया, तो मतलब ये जो दो प्रत्याशियों के नाम भी हैं, आपका भी नाम है, तो आप तीनों में कभी आपस में बात हुई कि अगर किसी का भी नाम हो लेकिन कांग्रेस के लिए काम करेंगे? नहीं, प्रवीण पाठक जी ने शुरू से मना किया कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, और रहा रामसेवक बाबूजी का, तो मेरा कभी ये नहीं रहा कि नहीं मुझे ही दे दो, रामसेवक बाबूजी को दे दें या मुझे दे दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ना, जो परिस्थितियाँ आज जो बन रही हैं, वो कहीं ना कहीं आप भी देख रहे होंगे, ग्वालियर में आप रह रहे हैं, कि लोगों का कहना है कि अगर ब्राह्मण कैंडिडेट कांग्रेस देती है तो चुनाव जीतेगी कांग्रेस। शर्मा जी, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि आप बड़े धार्मिक भी हैं, और जैसा आपने अभी अंक ज्योतिष पे विश्वास करने की बात भी हमारे दर्शकों को बताई है, आपके जहाँ पर महामंडलेश्वर भी आए हैं और कई बार आए हैं, हम भी उस कार्यक्रम में गए हैं। ऐसा शुरुआत में हमें किसी ने बताया था, एक जिज्ञासा है, लोग प्रश्न मतलब कई लोग पूछते हैं कि भाई ऐसी ऐसी चर्चाएं चलती हैं कि उनके आशीर्वाद से आपको अध्यक्ष बनाया गया था, क्या ऐसा था? मतलब थोड़ा सा आप इस बात को क्लियर करेंगे? नहीं, इसमें मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं था। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज से मिलने सिंधिया जी आए थे, लेकिन सिंधिया जी अपना आशीर्वाद लेने आए थे, मुझे पूछने नहीं आए थे कि इनको बनाऊं कि नहीं बनाऊं। एक्चुअल में क्या था कि उस समय जो उपचुनाव हुआ था मुंगार, उन्होंने कुछ इशारा दिया हो सिंधिया जी को कि ये शर्मा जी को आप? ना, बिल्कुल वही तो मैं बता रहा हूँ ना, बस ये ज़रूर हुआ इंसिडेंट के उनके आने के बाद मेरा घोषणा हुई 3 दिन। कि उन्होंने आशीर्वाद दे दिया और सिंधिया जी को मानना पड़ा। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि जो मुकाबले में मेरा परफॉर्मेंस था उपचुनाव में, उस परफॉर्मेंस को देख के उनने मुझे अध्यक्ष बनाया था। नहीं तो मैं 17 साल से अपने भजन में लगा था। 2001 में जब माधवराव सिंधिया जी गए, उसके बाद मैं जनरल सेक्रेटरी ज़रूर बन गया था जिले में, लेकिन उतना ही सक्रिय था जितना मुझे होना चाहिए था एज ए जनरल सेक्रेटरी। एक बड़ी समस्या ये भी है कि जैसा आपने बताया कि ब्राह्मण प्रत्याशी की मांग उठ रही है, और अभी हम पत्रकारिता में भी कई जगह जाते हैं तो ये चर्चा होती है कि ग्वालियर जो सीट रही है वो सामान्य वर्ग की लगभग सीट रही है, ज़्यादातर प्रत्याशी जीते भी हैं, और अभी जो बीजेपी ने प्रत्याशी उतारे हैं पिछड़ा वर्ग से, तो पिछड़ा वर्ग से कोई प्रत्याशी ज़्यादा नहीं जीत पाए। आपकी ही पार्टी के अशोक सिंह जी कई बार चुनाव लड़े और कई बार हारे भी हैं। अगर सामान्य वर्ग से आपको सीट मिलती है, मान के चलो कांग्रेस कहती है कि ठीक है शर्मा जी की हमने अभी तक की परफॉर्मेंस देखी है और इस परफॉर्मेंस के आधार पर हम आपको लोकसभा का टिकट दे रहे हैं, सबसे बड़ी चुनौती हमने ये देखा है कि सामान्य वर्ग का प्रत्याशी है, उसको मतलब खास करके ब्राह्मण समाज मतलब है ना पूरा मिलकर के सपोर्ट नहीं कर पाता है। तो इनको सबको जोड़ना, एकजुट बनाना, ये कितनी बड़ी चुनौती होगी अगर आपको टिकट मिल जाता है तो, क्योंकि ये बड़ा चैलेंज होगा। देखो, मैं बताऊं आपको, जो भी बात उठती है ना, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से उठती है। जैसे अभी अशोक सिंह जी का आपने नाम लिया, तो अशोक सिंह जी अभी चूँकि पिछड़े वर्ग से ही आते हैं, उनको अभी राज्यसभा भेज दिया गया है। गुना में अपन यादव समाज के व्यक्ति को टिकट दे चुके हैं, तो इसलिए फिर ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि अब यहाँ हो सकता है। मैं सुन रहे हैं कि तोमर को भी, जो नीटू तोमर जी हैं, उनको मिल जाएगा, तो छत्री को भी मिलने वाला है। हाँ, हो सकता है मुरैना से छत्री का भी नाम चल रहा है। तो इसलिए जो परिस्थितियां बन रही हैं, और ये आपके लिए बन रही है, मुझे लग रहा है, जो अंक ज्योतिष जो आपके जो बता गए हैं भारद्वाज जी, तो वही कहीं ना कहीं मुझे सोचना पड़ जाता है कि वो जो कह गए हैं वो शायद मुझे बात भी सत्य हो, क्योंकि उनकी एक बात सत्य हो चुकी है।
शर्मा जी, इसको लेकर के कांग्रेस के आप अध्यक्ष हैं, तो जब कांग्रेस कार्यालय पर जब मीटिंग वगैरह करते होंगे तो जो कांग्रेसी जो आते होंगे आपके पास कार्यकर्ता, उनका आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है? वो क्या कह रहे हैं? आपकी टीम के जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं आपसे कि इस बार अगर हाईकमान आपको आदेश देता है तो हम तन मन से आपके साथ हैं? कुछ कार्यकर्ताओं की कुछ भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं? मेरा मेरा नाम जो वहाँ पर है लिस्ट में या विचार में, वो सिर्फ कार्यकर्ताओं की वजह से है। कार्यकर्ता तो चाह ही रहा है, और कार्यकर्ता ने ही उन नाम दिया है। जो यहाँ रायशुमारी हुई, जब कार्यकर्ताओं ने ही नाम दिया, मैंने नहीं बोला कि मेरे को दे दो टिकट, लेकिन वो जब कार्यकर्ताओं ने नाम दिया तब मेरे को भी विचार आया कि यार मेरे लोकसभा में, फिर मेरे को वो बात ध्यान आई, मैंने आपको बताया ना। तो कहीं ना कहीं वो जो चीज़ आई है, तो मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं, अगर देखिए क्या है, राजनीति में पूरा नसीब का खेल है, मैं जो मानता हूँ। और राजनीति में कहीं ना कहीं जो हमारी ही पार्टी के विरोधी होते हैं वो भी कहीं ना कहीं लगे रहते हैं कि किसी भी तरीके से ये व्यक्ति आगे ना बढ़ जाए। तो ऐसे लोगों को, क्योंकि अध्यक्ष कार्यकाल के दौरान भी कई विवाद उठे, कई चीजें हुई, लेकिन फिर भी आपने शांत रह करके मुस्कुराते हुए उन सबके ऊपर ना कोई आरोप लगाते हुए आगे बढ़े और सफलताएं पाई। अब जबकि लोकसभा का चुनाव है, आपका नाम भी आपने बताया कि पहुंच चुका है हाईकमान तक, और अगर ये सब चीजें होती हैं पॉजिटिव, जैसा भारद्वाज जी ने आपसे कहा था उस हिसाब से, तो अपने लोगों को जो आपके कांग्रेस के ही अंदर हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं खपा हो जाते हैं, उनको मनाना भी एक बड़ी चुनौती होगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो है खपा तो जब होंगे, जब जो है मैं किसी को की बुराई करके, किसी की आलोचना करके टिकट लेके आऊँ, ठीक है ना। मैं तो बिल्कुल शांत बैठा हूँ। अगर मेरे को देता है ईश्वर टिकट, बजाय मतलब जो हाईकमान अगर ये निर्णय लेती है, तो कहीं ना कहीं उसमें ये प्रदत्त होगा कि ये ईश्वर का आशीर्वाद है। ग्वालियर के लोग ये कहते हैं कि माधवराव सिंधिया जी के बाद ग्वालियर में ऐसा कोई राजनेता नहीं आया जिसने ग्वालियर का अच्छे तरीके से विकास किया हो। सांसद बहुत बने, पर अगर विकास की बात आती है तो सिर्फ आदमी अभी भी माधवराव सिंधिया जी को याद करता है। क्या शर्मा जी के जहन में ऐसी कोई चीज है कि ये जो कमी रही है बीच की माधवराव सिंधिया जी के जाने के बाद, यदि मुझे मौका मिलता है और ग्वालियर की जनता मुझे जिताती है या पार्टी मुझे टिकट देती है और उसके बाद मैं लोकसभा का सांसद का बन जाता हूं, तो मेरी प्राथमिकता में ये चीजें रहेंगी? क्या आप ऐसा कुछ बताना चाहेंगे जिसको लेकर के आपने कुछ सपना देखा हो कि मैं ना माधवराव सिंधिया जी जहां छोड़ के गए थे उस चीज को मैं आगे बढ़ाऊंगा? क्योंकि माधवराव सिंधिया जी तो जीवन पर्यंत कांग्रेस में ही रहे। देखो, माधवराव सिंधिया जी को ग्वालियर में जो विकास का मसीहा कहलाए, तो निश्चित रूप से उनने विकास किया, और उनने अंतिम सांस भी कांग्रेस में ली। और उनके द्वारा जैसे मालनपुर जो बसा उस समय, तो मालनपुर बसाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। और जिस तरह से आज मालनपुर की स्थिति आप भी जानते हैं कि एक एक करके सारे उद्योग बंद होते जा रहे हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा कि जिस तरह से रोज़गार धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, तो उनको पुनः जो केंद्र में अपनी बात रख के उन उद्योगों को चालू कराएं जो सिक होने की स्थिति में, उनमें उनको पुनः जो भी उनको सरकार से अनुदान वगैरह दे के चालू कराने का प्रयास होगा, और नए उद्योगों का प्रयास होगा। क्योंकि यहाँ बेरोज़गारी जिस तरह से है वो आपसे हमसे छुपी नहीं है। और जब जैसे जेसी मिल थी, जेसी मिल जब चल रही थी, तो आपने देखा होगा ग्वालियर का टर्नओवर एक अच्छा टर्नओवर घूमता था, क्योंकि हजारों लोगों को तनख्वाह मिलती थी, हजारों लोग यहाँ ख़रीदारी करते थे। एक संपन्न ग्वालियर था। जब से बंद हुई है तब से वो संपन्नता धीरे धीरे ग्वालियर की कम हुई। तो ये सारे उद्योगों से और व्यापार से ही संपन्नता आती है। तो व्यापारिक दृष्टि से अपन ग्वालियर को आगे लाने का प्रयास करेंगे। व्यापारिक दृष्टि से आप आगे लाने का प्रयास करेंगे। शर्मा जी, अगर मैं ये पूछूं कि चुनौतियां क्या मानने हैं आप, क्या चुनौती रहने वाली है आपके लिए? मैं देखो कभी कोई चुनौती नहीं मानता, उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। ईश्वर सबसे बड़ी शक्ति है जिसको सब मानते हैं। और ये जो है ना, लाखों मतदाता हैं, एक मतदाता से नहीं बनता प्रतिनिधि। कहीं ना कहीं उसकी मर्जी होती है, जब तभी आदमी चुन के आता है और तभी उसको ये सब काम करने का मौका मिलता है। टिकट मिला तो जो विपक्षी पार्टी के उम्मीदवार हैं वो चुनौती है आपके लिए?
नहीं है, मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। कोई चुनौती नहीं है। मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है, मैं बता तो रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ और उसके अलावा, शक्ति के अलावा मैं किसी को मानता नहीं। सर बस ये पूछूंगा कि अभी वर्तमान में राजनीति जिस तरीके से चल रही है, कई जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके नेताओं को ईडी ने जेल में बंद कर दिया है। क्या आपको लग रहा है कि ईडी की जो जांच है या जो भी कुछ हो रहा है राष्ट्रीय लेवल पर, वो सही दिशा में जा रहा है, या उसमें आपको लग रहा है कि कहीं सत्ता पक्ष में कोई नियत में खोट है? नहीं, इसमें तो आपको साफ पूरी भारत की जनता कह रही है इस बात को कि इस तरह से जो अभी तक कभी नहीं हुआ वो पूरे भारत में आज मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है या मोदी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है कि जो भी राष्ट्रीय दल हैं उनके खाते सीज कर देना और आपके जो भी राजनीतिक दल के जो मजबूत लोग हैं उनके यहाँ ईडी की कार्रवाई कर देना, ये सब चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए। और फिर उसमें देखो ना आपके उसमें कोई चीज़ निकल के नहीं आ रही। अभी संजय सिंह जी छूट के आए हैं, कुछ नहीं, उनको छोड़ना ही पड़ा, कुछ उनके पास ना। आपकी नज़र में ये राजनीतिक स्टैंड है सारे? निश्चित रूप से आप कुछ साबित नहीं कर पा रहे, ईडी में इतने दिन बंद रखते हो, उसके बाद फिर छूट के आते हैं, वो कोर्ट भी कहता है कि आप कुछ साबित नहीं कर पाए, तो जिसको क्या मानेंगे अपन। कांग्रेस का जो खाता है, बैंक का अकाउंट, वो सीज कर दिया है। कांग्रेस का ऐसा आरोप है कि और अभी अभी कुछ पेनल्टी लगने की भी बातें आ रही हैं, फिर अभी रोक दिया गया है हालांकि उस चीज़ को। अगर पैसा नहीं आएगा तो पूरे देश के अंदर इतनी बड़ी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी चुनाव कैसे लड़ेगी? और अगर देवेंद्र शर्मा जी भी उसी लिस्ट में शामिल होते हैं चुनाव लड़ने वाली में, तो फिर पैसे तो चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, वो कैसे आएगा सर? एक बार ऐसी परिस्थिति और आई थी जब इंदिरा जी 77 के बाद जो चुनाव लड़ी थी, तो उस समय भी यही स्थिति थी कि कांग्रेस पे पैसा नहीं था और इंदिरा जी ने एक नारा दिया था कि आधी रोटी खाएंगे और कांग्रेस को लाएंगे। तो ये भूल जाएं कि हम जो है अगर अकाउंट फ्रीज कर देंगे तो उस वजह से कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ पाएगी, क्योंकि कांग्रेस का वर्कर जो है वो इन सब चीज़ों के पैसे से नहीं चलता। कांग्रेस का वर्कर गली गली में बैठा है और वो झंडा उठा के चलता है, वो ये नहीं देखता कि हम पे पैसे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। और आपने देखा भी होगा कि चुनाव में अपन जो है जब पोलिंग बूथ पे बैठने की बात हो तो अपने आप लोग निकल के आते हैं, उसमें हमें ढूंढना नहीं पड़ता कि कौन को बिठाना है, अपने आप लोग निकल के आते हैं, कांग्रेस के लिए समय देते हैं। क्योंकि कांग्रेस बहुत पुरानी और पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है इस देश की, और जड़ जो है हर जगह आपको मिल जाएगी कांग्रेस। सर इतनी पुरानी पार्टी होने के बाद, हालांकि अभी भी कांग्रेस में बहुत बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ते जा रहे हैं। मतलब अभी कमलनाथ जी के गढ़ में ही महापौर चले गए, एक विधायक चले गए, तो इसका कारण आप क्या समझ रहे हैं? मतलब क्या आप जैसे अभी देवेंद्र शर्मा जी को मैं ले लूँ कि डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी को अगर विधानसभा का टिकट नहीं मिला या लोकसभा का भी टिकट नहीं मिले, लेकिन देवेंद्र शर्मा जी कभी कांग्रेस पार्टी छोड़ करके नहीं गए, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो नहीं छोड़ करके जा रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग चले जा रहे हैं, तो इसके पीछे आपको क्या कारण लग रहा है? देखो, कांग्रेस छोड़ के जो लोग जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी दबाव में जा रहे हैं, या तो दबाव है या ऐसे लोग हैं जो जिनको कांग्रेस की विचारधारा से कोई शुरू से उनका मतलब नहीं रहा। जो कांग्रेस की विचारधारा है, जो महात्मा गांधी की सोच है, अगर उसको व्यक्ति समझ ले तो मैं नहीं समझता कोई जाएगा उसे छोड़ के। कमलनाथ जी अभी बीच में जाने वाले थे पर रुक गए। कमलनाथ जी ने मना कर दिया, कमलनाथ जी ने तो मना किया। उनको भी जो है लोग यही कि नहीं साहब अब कुछ नहीं बचा है, चलो चलो, और वो उनको एक घेरा बनाया गया था। लेकिन जब मेरी बात हुई तो मैंने उनसे ये कहा कि लोगों को छोड़ो, आप लोग क्या कह रहे हैं लोगों की बात को मत करो, आप अपने अंदर अंतरात्मा को टटोलो कि अपन किस विचारधारा से जुड़े हैं। और उनने उस बात को समझा और नहीं गए। सिंधिया जी का खामियाजा तो भुगतना ही पड़ा, सरकार चली गई, इतने सालों के बाद आई थी। अभी अभी सुरेश पचौरी साहब भी चले गए, ब्राह्मण समाज का बड़ा चेहरा थे। पचौरी जी की भी कोई मजबूरी होगी, मैं बता रहा हूँ। पचौरी जी नहीं जाते क्योंकि पचौरी जी ने इतने कैंप किए हैं
वो पचौरी जी ने जो कांग्रेस की विचारधारा को और लोगों को घोंट घोंट के पिलाया है। इस बात में कितनी सच्चाई है कि जो मतलब कांग्रेस के जितने भी लोग गए हैं, कुछ लोग कहते हैं कि राम का नाम नहीं ले पा रहे थे, क्या ये सच्चाई है कि कांग्रेस में रह के राम का नाम नहीं ले पा रहे? मैं तो रोज़ लेता हूँ और मेरे जितना शायद कोई भी नहीं लेता होगा। मैं तो हर सांस में मेरे साथ राम चलते हैं। जब सांस छोड़ता हूँ तब एक बार राम आती है और सांस लेता हूँ तब राम जाती है। तो मैं क्या कांग्रेस छोड़ के चला जाऊँगा? निष्ठावान कार्यकर्ताओं के लिए कांग्रेस में कितनी जगह है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पुत्र मोह में कहीं ना कहीं कांग्रेस नीचे जा रही है। मतलब कमलनाथ जी अपने पुत्र को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी अपने पुत्र को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, पर जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, जो झंडा लेकर के कांग्रेस के लिए दिन रात बिना खाना पीना खाए भी, आपने कहा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता तो भूखा भी चुनाव प्रचार में लग जाता है, ऐसे कार्यकर्ताओं को अगर महत्व नहीं मिलेगा तो लगता है कि इसी तरीके से कांग्रेस को नुकसान होगा। वही मैंने आपसे कहा कि वो जो निष्ठावान कार्यकर्ता है उसको समझने की ज़रूरत है। उसको प्यार, उसको कुछ नहीं चाहिए आपसे। वो आपसे ना मांगने आएगा कभी, ना आपसे मैं वो बता रहा हूँ जो चुनाव के टाइम पे निकल के आते हैं वो कभी दोबारा लौट के ये नहीं आते कि हमारा ये काम करा दो या हम आपसे कांग्रेस से इसलिए जुड़े हैं। तो वो निष्ठावान कार्यकर्ता है जो समझता है। वो कभी आपसे ना कुछ मांगेगा, वो सिर्फ आपसे क्या चाहता है कि आपसे जब वो मिले तो आप उससे प्यार से मिल लो, आप उससे 2 मिनट उसकी बात सुन लो। लेकिन जब कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो इतना भी नहीं करते ना, तब तकलीफ होती है, तब तकलीफ होती है उस कार्यकर्ता को और वो तभी कहीं ना कहीं टूटता है, कहीं ना कहीं टूटता है। शर्मा जी, अब फिर से मैं आपके पास ही आ जाता हूँ कि यदि आपने कुछ मांगा नहीं था अभी तक, लेकिन अध्यक्ष बने और अध्यक्ष रहते हुए काम भी बहुत सारा किया, अब चूंकि पहली बार यदि आपने लोकसभा का टिकट मांगा है और वो भी आपने कारण भी बताया कि क्यों मांगा है, तो यदि इस बार भी अगर आपको टिकट नहीं मिलता है, क्या इस बार आप कुछ और निर्णय लेंगे? फिर उसके बाद एक तो ये, दूसरा ये कि यदि कांग्रेस पार्टी के कुछ लीडर आपको समझा लेते हैं कि ठीक है अभी लोकसभा आप रहने दो, प्रत्याशी के साथ में लग जाओ, हम आपको राज्यसभा के जरिए सांसद बना देंगे, तो आप कबूल करेंगे क्या? देखो मैं बताऊं, राज्यसभा के माध्यम से तो पहले से ही अशोक सिंह जी जा चुके हैं। एकमात्र लोकसभा बचती है अब आपका। दूसरी बात यह है कि मैंने आपको कहा ना कि मैं विचारधारा से कभी विमुख नहीं होऊंगा। मतलब रहेंगे कांग्रेस में? निश्चित रूप से कांग्रेस में रहूंगा। ये हो सकता है कि मैं जो कार्यकर्ताओं की भावना है उसके हिसाब से मैं जो है अपने को दूर कर लूँ पद मुक्त होके, लेकिन जुड़ा उन्हीं के साथ रहूँगा। ठीक, देखिए जैसे देवेंद्र शर्मा जी और बहुत सारी बातें कांग्रेस की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उन पर बेबाकी से उन्होंने अपनी राय रखी, और पहली बार जीवन में अब तक के संघर्ष के सफर में उन्होंने पहली बार अपने लिए कांग्रेस के सामने एक नाम अपना रखा है। मैं आपको बता दूं कि शायद ही इससे पहले देवेंद्र शर्मा जी ने कभी अपनी तरफ से कोई नाम रखा हो कि मुझे आप अध्यक्ष बना दीजिए या मुझे यह पद दे दीजिए, कभी नहीं। कांग्रेस के अगर किसी भी कार्यकर्ता से यदि आप बात करेंगे तो डॉक्टर देवेंद्र शर्मा एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपने लिए व्यक्तिगत कभी कुछ नहीं मांगा। जो भी मिला वो कहते हैं ईश्वर के आशीर्वाद से मिला, उनके गुरुजी की कृपा की वजह से मिला, और उसके बाद जो उनका संघर्ष था उस संघर्ष को बड़े लीडर ने देखा, भांपा, जांचा और उसके बाद उन पर विश्वास किया और हर बार अपने विश्वास पर वे खरा उतरे और कांग्रेस को तब भी जिताया जब सिंधिया जी ने उन पर विश्वास किया, तब भी जिताया जब सिंधिया जी कांग्रेस छोड़ करके चले गए, और सिंधिया जी के बगैर जब लोगों को लगा कि कांग्रेस विहीन हो जाएगा पूरा ग्वालियर चंबल संभाग, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं होने दिया और कांग्रेस का झंडा उठाए रहे, और न सिर्फ उठाए रहे बल्कि इतना बुलंद किया कि पूरे प्रदेश के छोड़ो पूरे देश के अंदर ये बात गई कि सिंधिया जी के जाने के बाद भी ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस अपना वजूद बना के रखी हुई है। ऐसे डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी आज भी कांग्रेस का झंडा उठाए हुए हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप यदि उन्हें टिकट दिया जाता है तो पूरी गंभीरता के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ कांग्रेस के झंडे को बुलंद करेंगे, ग्वालियर की लोकसभा की सीट को जिता करके रखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही कि माधवराव सिंधिया जी के विकास के जो पहिए ग्वालियर में थम चुके थे उन गाड़ी को फिर से आगे बढ़ाएंगे, और उन्होंने उसके संबंध में विस्तार से अभी इस इंटरव्यू में बताया कि क्या क्या उनके सपने हैं, क्या क्या उनकी योजनाएं हैं, कैसे वो उनको आगे लेकर के जाएंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि यदि
कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ना समझा गया, तब भी कांग्रेस तो नहीं छोड़ूंगा, लेकिन हाँ, अपने पद से कहीं ना कहीं मैं विमुक्त होकर के, अलग होकर के, शांत होकर के कांग्रेस के साथ बना रहूंगा। ऐसे निष्ठावान व्यक्ति को कांग्रेस यदि अनदेखा करती है तो निश्चित तौर पर मेरा यह व्यक्तिगत मानना है कि खामियाजा कांग्रेस को ही उठाना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति को, जो कि एक सामान्य कार्यकर्ता है, हम देखते हैं कि चंद दिनों पहले कुछ पार्टियां बनी, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जिन पार्टियों ने मतलब किसी छोटे से व्यक्ति को उठाया और विधायक और सांसद के टिकट दिए, कांग्रेस पार्टी की भी अब जिम्मेदारी बनती है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही ये ना आप कह पाए कि हम किसी चाय वाले व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकते हैं या हम किसी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना सकते हैं। कांग्रेस भी ये कह पाए कि हम एक सामान्य से कार्यकर्ता को भी सांसद बना सकते हैं, लोकसभा में पहुंचा सकते हैं। ऐसा अगर कांग्रेस करती है तो निश्चित तौर पर मानिए देश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर एक जोश आएगा और शायद वो देवेंद्र शर्मा जी एक को अपना प्रेरणा स्रोत मान लेंगे कि ये व्यक्ति अगर कांग्रेस कॉलेज से लेकर के लोकसभा तक जा सकता है तो हम भी लोकसभा में बैठ सकते हैं, हम भी दिल्ली में जा सकते हैं, इनसे प्रेरणा लेकर के। ऐसा काम कांग्रेस कर सकती है। इस इंटरव्यू में बहुत सारी बातें निकल करके आई और अगर इनको टिकट मिलती है तो एक बार हम फिर चर्चा करेंगे विस्तार से। लेकिन अभी के लिए मैं चाहता हूं कि शर्मा जी ने हमें समय दिया, इसके लिए डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मैं आभार व्यक्त करता हूं। और साथ साथ में आपको कहना चाहूंगा कि सर, बस ग्वालियर वाले जो आपको देख रहे हैं, जो आपको सुन रहे हैं, उनसे आप चलते चलते क्या कहना चाहेंगे आपके शब्दों में? मैं ग्वालियर वासियों को प्रणाम करता हूं और जिस तरह से उनने आज तक मेरा साथ दिया, कांग्रेस का साथ दिया, कांग्रेस को मजबूत करने में जो आपका योगदान है, आप सबका मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा। और यही आप लोगों से कामना करता हूं कि आप इसी तरह मुझसे जुड़े रहें और पार्टी से जुड़े रहें और पार्टी को मजबूत बनाएं। तो मैं हूं कांग्रेस 2024 के लोकसभा ग्वालियर का उम्मीदवार डॉक्टर देवेंद्र शर्मा का यह कहना है और इसीलिए लिस्ट अभी तक रुकी हुई है। आज इस बात का हम यहां पर खुलासा कर रहे हैं कि लिस्ट रुकी हुई है, उसका कारण है डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष, क्योंकि उन्होंने इस बार अपना नाम आगे बढ़ा दिया है और शायद यही कारण है कि कांग्रेस के आला कमान निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है निर्णय कर लेना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं। हालांकि अंतिम निर्णय कांग्रेस हाईकमान को करना है और उसके बाद का निर्णय ग्वालियर की जनता को करना है। मिलेंगे हम आपसे फिर एक नई शख्सियत के साथ। मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।